स्टार्ट करें। चलो, पहला क्वेश्चन है, ए करंट ऑफ 6 एम्पियर फ्लो इन ए कंडक्टर एट ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट, व्हाट इज द पावर स्पेंड। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में है, आपको जो सही लगे उसमें पढ़ करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 100 जो यहाँ पढ़ी है हिंदी में भी आप पढ़िए, वही क्वेश्चन है। 100 वोल्ट के विभवांतर पर किसी चालक में 6 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो कुल खर्च शक्ति या पावर बोल सकते हैं क्या होगी, जल्दी से बताइए। हिंदी में अगर बोले तो शक्ति। ठीक है, बताओ, फॉर्मूला सब याद है ना? फॉर्मूला सब याद है कि नहीं है? नहीं है तो चलो एक बार रिकॉल करवा दूंगा। यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा लगेगा? P, यानी कि पावर आपको ज्ञात करना है, तो P बराबर क्या होता है? V इंटू आई। यहाँ पर V क्या है? वोल्ट, और I क्या है? करंट। ठीक है, तो यहाँ पर आपके क्वेश्चंस में क्या क्या दिया हुआ है? I यानी कि करंट दिया हुआ है 6 एम्पियर। ठीक है, करंट का यूनिट क्या होता है? एम्पियर होता है। और यहाँ पर वोल्ट आपको दिया हुआ है 100 वोल्ट। कोई दिक्कत है इसको सॉल्व करने में? बताओ। 100 इंटू 6 कितना हो जाएगा? 600 वाट। राइट आंसर क्या हो जाएगा? यस, जितने भी ए वाले हैं सबका सही है। फटाफट से आंसर करते चलिए जो भी क्वेश्चंस आपके सामने आए। आगे बढ़े। चलो, अगला क्वेश्चन देखो, किसी पदार्थ का प्रतिरोध घटता है यदि, इंग्लिश में भी है आप लोग पढ़ सकते हैं, द रेसिस्टेंस ऑफ द सब्सटेंस डिक्रीज इफ, यदि उनमें जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक हो जाए तब उसका प्रतिरोध घटता है, या वस्तु की तापमान बढ़ जाए तब उसकी प्रतिरोध घटता है, या यह तापमान पर निर्भर नहीं करता है, या इनमें से कोई नहीं। चलो देखते हैं किसका आंसर सही आता है। फटाफट से करते चलो। बहुत पीटेंगे, गलत आंसर लगा रहे हो। देखो, जब किसी वस्तु की, इतना तो सुने ही होंगे, पढ़े ही होंगे, जब किसी वस्तु की क्या होती है, तापमान बढ़ती है तो उसमें रेसिस्टेंस बढ़ जाता है। टेम्परेचर इंक्रीज तो रेसिस्टेंस भी इंक्रीज। ठीक है, दूसरा, यह ताप पर निर्भर नहीं करता है। ताप पर कैसे निर्भर नहीं करता है भाई साहब? हाँ, ये है कि प्रतिरोध का घटना तापमान पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, ये कह सकते हो। अब ऐसा नहीं कि सर जी 1 डिग्री सेल्सियस पर ले आएंगे तो उसका रेसिस्टेंस तो घट जाएगा, ऐसा नहीं होता है ना, ये नहीं है। तो उसके बाद जो है यहाँ पर बचता कौन है? ए नंबर बचता, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ा। अगर किसी सर्किट में अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ाओ, मान लो कि यहाँ पर रेसिस्टेंस लगा, वो क्या हो रहा है कि आपके इलेक्ट्रॉन को, अगर 5 इलेक्ट्रॉन आपने भेजा है तो उसमें से अगर 2 इलेक्ट्रॉन को वो खा लिया तो आगे सप्लाई कितना हुआ? 3 ही इलेक्ट्रॉन सप्लाई हुआ है ना। और मान लो कि यहाँ पर तो आपको क्या देखने को मिला? रेसिस्टेंस ने क्या किया? आपके जो करंट थे उसको कम कर दिया, उसके इफेक्टिव को कम कर दिया। अगर मान लो 5 इलेक्ट्रॉन की जगह अगर तुम 25 इलेक्ट्रॉन भेजोगे तो तब ये रेसिस्टेंस का पावर कम हुआ कि नहीं हुआ इसके तुलना में? तो क्या हो जाएगा? मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर बढ़ा दी जाए तो क्या हो जाती है? किसी पदार्थ की प्रतिरोध घट जाती है ना। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है, 1.5 ओम के प्रतिरोध वाले, अच्छा प्रतिरोध का जो है यूनिट क्या होता है? ओम होता है ना। तो प्रतिरोध के परिपथ में 150 वोल्ट लगाया है तो प्रतिरोध द्वारा खर्च होने वाली शक्ति होगी। मान लो कि 1.5 ओम का एक रेसिस्टेंस तुमने लगा दिया है 150 वोल्ट वाले परिपथ में, है ना। मान लो कि ये परिपथ है, ये 150 वोल्ट का है, इसमें तुमने यहाँ पर क्या किया? एक रेसिस्टेंस लगा दिया, कितना का? 1.5 का। ठीक है, 1.5 ओम का। तो ये बोल रहा है कि ये रेसिस्टेंस जो है कितने, जो यहाँ पर जो है परिपथ में जो धारा जो प्रवाहित होगी उसको खत्म करने में कितने शक्ति यूज होगा इसका, या कितने शक्ति लगाने वाली है, जिसके कारण इस परिपथ का जो है शक्ति खत्म हो जाए।
तो जल्दी से बताओ कौन सा फॉर्मूला लगाओगे यहाँ पर। कई सारे फॉर्मूला है, चलो एक बार फॉर्मूला पहले रिकॉल करा देते हैं, ठीक है। एक बार फॉर्मूला देख लेते हैं, फिर आएंगे हम लोग वापस इसी पर। तो P बराबर क्या होता है, V इंटू आई। अभी आपने देखा जस्ट, है ना, पावर जब निकालना हो तो P बराबर V इंटू आई। यहाँ पर P क्या है, पावर यानी कि शक्ति, V वोल्ट, I करंट, ठीक है, कोई दिक्कत। और जब हम इसी को आगे फर्दर करते हैं तो हम ये भी कर सकते हैं, P बराबर आई स्क्वायर इंटू आर। सर ये कैसे, ये कैसे, पीछे फॉर्मूला याद कीजिए, कितना ज्यादा ड्राइव किए थे इस पर। इसको और आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, P बराबर V स्क्वायर बाय आर। सब काम देगा, जितना काम देगा बस वही लिखा रहा हूं, है ना। और फिर अगर मैं या आर को यहां से यहां कर लूं तो क्या हो जाएगा, ठीक ना। ये वाला तो बस इसी को ड्राइव किए हैं और तो कुछ किए नहीं। अगर मान लो कि मैं यहां से आर को इधर लेके आऊं तो क्या हो जाएगा, V स्क्वायर बाय P। कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं ना। चलो अब आता है कि कोई तार हो और उसकी आपकी जो क्षेत्रफल, यानी मान लो ये तार होती है, इसकी बीच वाला हिस्सा का अगर रेसिस्टेंस वगैरह देखना होता है तब आपको फॉर्मूला R बराबर कौन सा लगाना होता है, याद आया। A लगाओ या A की जगह पे पाई आर स्क्वायर लगा दो, क्योंकि वो बेलनाकार वृत्तीय टाइप से हो जाता है ना, ठीक है। ये वाला जो होता है ये क्या होता है, इसका वृत्ताकार होता है, इसी में तांबा या कॉपर का तार देखते होंगे, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत। अच्छा, इस वाले फॉर्मूला को हम उल्टा भी सकते हैं, जैसे कि देखो V बराबर आई आर भी कर सकते हैं हम, ठीक है। और I बराबर क्या कर सकते हैं, V बाय आर भी कर सकते हैं। सर R क्या है, रेसिस्टेंस है, V क्या है, वोल्टेज है, I क्या है, करंट है ना। तो आ जाओ यहाँ पर देख लो। अब यहाँ पर आपको क्या करनी है, यहाँ पर आपको जो प्रतिरोध के द्वारा जो शक्ति खत्म की गई है उसको प्राप्त करना है। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें रेसिस्टेंस हो, याद करो। आपके क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है पहले ये देख लो। यहाँ पर देखो P दिया हुआ है, बताओ, नहीं, ज्ञात करनी है। क्या क्या दिया हुआ है आपको, रेसिस्टेंस दिया हुआ है, हाँ सर जी दिया हुआ है, कितना है 1.5 ओम, ठीक है। वोल्ट दिया हुआ है, हाँ सर जी दिया हुआ है 150, ठीक है। तो P निकालना है, P बराबर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें रेसिस्टेंस भी है और वोल्ट भी है, तो वही V स्क्वायर बाय आर, है ना। देखो कैसे फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। तो V स्क्वायर दिया हुआ है ना, तो 150 गुनी 150 कर सकते हैं, और नीचे में क्या हो जाएगा R 1.5। अब इस 1.5 को अगर हटाओगे, यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो एक जीरो इधर बढ़ जाएगा, क्योंकि बट्टे में जो 10 होगा वो उलट करके इधर गुना में चला जाएगा। तो इधर हम यहाँ पर कर देते हैं, या नहीं तो गुना में 10 लिख सकते हो। 15 का 15, 15 धन 150, ठीक है। तो कितना आंसर हो जाएगा बताओ, 15 और 150 पर ये कितना जीरो रखा जाएगा जी, बताओ। अरे बताओ, ये 100, चलो ऊपर ऊपर लिख लो, 150 गुना 10 गुना 10, ये दोनों जीरो उठा के डाल दोगे ना, कोई दिक्कत, बताओ कोई दिक्कत नहीं ना। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, डी हो जाएगा नन, क्योंकि इसमें नहीं मिला ऐसा। आगे बढ़े।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 200 वाट और 500 वाट के समान वोल्टेज वाले लैंप में 200 वाट के लैंप का प्रतिरोध होगा, यानी कि 200 वाट के जो लैंप है उसका प्रतिरोध 500 वाट वाले लैंप से ज़्यादा होगा या कम होगा, ये आपसे पूछा गया है। पहला आंसर है कि 200 वाट वाले जो लैंप है उसका रेसिस्टेंस अधिक होगा। बी नंबर ऑप्शन है कि दोनों का सेम होगा। तीसरा नंबर जो ऑप्शन है यानी कि सी, वो है कि कभी कभी बदलेगा। और चौथा है कि नहीं, कम होगा, 500 वाले से 200 वाले का कम होगा। तो जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा राइट आंसर। फटाफट से बताओ क्या होगा। चलो फॉर्मूला तो अच्छा वैसे पहले लिख लो, सवाल में क्या दिया रहे वो लिखो। P1 कितना है 200, कोई दिक्कत। और P2 कितना है 500। क्या बोल रहा है कि समान वोल्टेज, तो वोल्टेज ले ले, मान लेते हैं कि वोल्ट कितना है 200, दोनों के लिए हो जाएगा ना, ठीक है। हाँ अधिक वाला आंसर सही है जिसका भी आ रहा है। चलो सॉल्व करके देखते हैं, क्योंकि बिना सॉल्व किए अगर इस सब क्वेश्चन का आंसर देंगे तो अधिकतर चांस रहेगी गलत होने के, है ना। तो चलो देखते हैं। तो हमने एक फॉर्मूला बताया था, P बराबर क्या होता है V²/R। तो यहाँ से आपको R चाहिए ना, तो यहाँ से ले लो, यहाँ से यहाँ ट्रांसफर कर दो। तो R1 बराबर क्या हो जाएगा V²/P1 का, कोई दिक्कत। तो V² दिया हुआ है ना, यहाँ पर लिए हैं हम लोग, मान लिए हैं। तो 200 गुना 200 और बट्टे में P1 का वैल्यू कितना है 200। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 पे 4 0, 1 2 3 4 और नीचे में 200। 2 0 से 2 0 कैंसिल, ऊपर में बचा 400, नीचा में 2। 400 को जब 2 से कट करोगे तो कितना हो जाएगा 200 आएगा, ठीक है। रेसिस्टेंस ओम में निकालते हैं। चलो P1 का निकल गया, अब P2 का निकालते हैं। P2 के लिए क्या हो जाएगा R2 बट्टा V²। इतना हम दोबारा स्टेप नहीं करते हैं, डायरेक्ट ही लिख देते हैं P2, ठीक है। तो चलो ऊपर में तो वही हो जाएगा क्योंकि दोनों के लिए समान है, 200 गुना 200 बट्टे में P2 का मान देखो यहाँ पर 500 है ना, पावर 500 है उसका, तो यहाँ पर 500 लिखेंगे। कितना हो जाएगा 4 पे 4 0, 4 पे 4 0 है ना, 4 0, नीचे में 5 पर 2 0, 2 कैंसिल, ऊपर बचा 400। 5 से करोगे तो 5 8 40 और 1 0 आ जाएगा 80 ओम, ठीक है। तो इसका आया 80 ओम। तो अब बताओ किसका रेसिस्टेंस ज्यादा, P1 का रेसिस्टेंस ज्यादा है कि P2 का ज्यादा। P1 का ज्यादा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 200 ओम रेसिस्टेंस हो रही है और यहाँ पर केवल 80 हो रही है, तो 200 वाट वाले लैंप का प्रतिरोध अधिक है। राइट आंसर पता चला। फटाफट से बताओ सवाल समझ में आया। ऐसे ही आपको सॉल्व करनी है ना, ऐसे ही। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 वाट और 200 वोल्ट वाले लैंप का प्रतिरोध होगा। यहाँ पर आपको वाट भी दे दिया है, वोल्ट भी दे दिया, यानी कि P भी दिया हुआ है 100 वाट और आपका V भी दिया हुआ है 200। तो आपको निकालना क्या है भाई साहब, R निकालना। निकाल दो फटाक से, कोई दिक्कत नहीं सर, दिक्कत नहीं होगी क्योंकि फॉर्मूला आप बता दिए हैं, कौन सा V²/R। तो सर ये तो P का फॉर्मूला होता है, अरे P को ही यहाँ से ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ जाएगा ना। चलो सर कंफ्यूज आ गए, P बराबर V²/R ये सुने, इसको यहाँ से यहाँ बैठा दोगे तो क्या हो जाएगा। हाँ सर अब तो समझ में आ गया कि ऐसे ये हो जाएगा, यहाँ पर R और यहाँ पर P है ना। तो यहाँ पर V² यानी कि 200 गुना 200 और बट्टा में 100, तो 2 दूनी 4 पर 4 0 बट्टा में नीचे में 100, 2 0 2 0 कैंसिल। कितना आया आंसर, कितना आया आंसर 400 ओम आया। क्या रेसिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम होता है। तो राइट आंसर क्या लगाएंगे सी। बहुत धीमे धीमे आप लोग आंसर कर रहे हैं, सवाल सॉल्व कीजिए ना, बहुत इजी सवाल है ना, सवाल को सॉल्व कीजिए।
ऐसे ही एग्जाम में आपको देंगे, ज़्यादा नहीं देगा। भले आपको क्वेश्चन का जो है भाषा वो थोड़ा सा लंबा चौड़ा कर देगा, मैं सीधा दे रहा हूँ और आपको सिर्फ पकड़ना है कि क्या क्या सवाल में दिया हुआ है। चलो अगला सवाल दिया है आपके कौन सा है, श्रेणी क्रम है। श्रेणी यानी कि सीरीज, सीरीज में क्या होता है, सीरीज में अगर आपको सीरीज में आर इक्विवेलेंट निकालना हो यानी कि समतुल्य प्रतिरोध निकालना हो, आर इक्यू निकालना हो, तो क्या करते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस जितना रहेगा सब, है ना। और एक और फॉर्मूला होता है सर जी, वो यही होता है इसका, अगर एलसीएम लेकर के देखोगे तो क्या हो जाएगा, R1 इंटू R2 बाय क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2। ये भी होता है अगर दो प्रतिरोध रहे तो, ठीक है। तो इसको मिटा दें। चलो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, 3 ओम, 2 ओम और 5 ओम के क्रमशः 3 प्रतिरोध को 12 वोल्ट की बैटरी से सीरीज में जोड़ा जाता है तो परिपथ की कुल प्रतिरोध होगी। ऐसे सवाल जब भी आए तो कोशिश कीजिए आपकी इसका डायग्राम ड्रॉ करें। डायग्राम जैसे ड्रॉ कर लीजिएगा बहुत ईजी हो जाएगा सॉल्व करने में, है ना। चलो, या नहीं तो ऐसे भी नॉर्मली बना सकते हो। सीरीज वाले में तो टेंशन नहीं रहता है ना, पैरेलल में थोड़ा सा डायग्राम की जरूरत पड़ जाती है। यहाँ पर 3 ओम लिख लो, 2 ओम लिख लो और यहाँ पर 5 ओम लिख लो। वोल्ट साहब कितना दिया है, 12 दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या निकालना है आपको, आर इक्विवेलेंट निकालना है ना, निकाल लो। भी से कोई मतलब ही नहीं है, भी से कोई मतलब ही नहीं है। आर इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3, सर R3 तक ही नहीं, जितना प्रतिरोध दिया रहे सबको जोड़ते जाओ, हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 प्लस 2 प्लस 5 कितना हो गया, 10 ओम हो गया क्या, राइट आंसर। यस, बी वाले सभी लोग का राइट आंसर आ चुका है। चलो ऐसे सवाल आ जाएगा, बन जाएगा, एक बार थम्स अप करके बताओ, बन जाएगा ना। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, 7 ओम के 3 प्रतिरोध को 6 वोल्ट की सप्लाई में समांतर में जोड़ा जाता है तो परिपथ की कुल प्रतिरोध होगी। यहाँ पर सवाल आपको ड्रॉ करना होगा, ठीक है। 6 ओम के 3 प्रतिरोध, यहाँ पर आपको याद होगी पिछले बार हमने ट्रिक भी बताया था, है ना, ट्रिक भी बताया था। ट्रिक से भी आप जा सकते हो या नहीं तो ऐसे भी जा सकते हो, है ना। ट्रिक क्या है, चलो मैं ट्रिक बताता हूँ। देखो एक तो जो पैरेलल वाला जो होता है, पहले इमेज ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये रहा, यहाँ पर सोर्स यानी कि बैटरी जुड़ा हुआ है, ठीक है। अगर हम बात करें तो ऊपर में भी 6 वोल्ट, क्योंकि तीनों समान दिया हुआ है, ओम, रेसिस्टेंस है तो ओम ना, और आपके वोल्टेज जो दी हुई है 6 वोल्ट की दी हुई है। देखो यहाँ पर आर इक्विवेलेंट अगर निकालना है यहाँ पर, ठीक है, तो 2 फॉर्मूला होती है इसके लिए। एक तो वही जो आप लोग बचपन से जानते हैं, 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है। सर यहाँ पर भी 1/R इक्विवेलेंट होता है ना, बिल्कुल होता है, प्लस 1/R3 डैश डैश। और एक ट्रिक टाइप होती है, क्या होती है, R/N। यहाँ पर N क्या है, तो N बराबर नंबर ऑफ रेसिस्टेंस। इससे पहले सॉल्व करा के दिखाऊं, R यानी कि 6 रख दो, नंबर ऑफ रेसिस्टेंस कितना है, 1 2 3। याद रखना ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब सब सारे रेसिस्टेंस आपके समान हो, उसी टर्म में ये वाला फॉर्मूला लगेगा, है ना। तो यहाँ पर क्या कितने हैं, 3 रेसिस्टेंस है, 3 3 दूनी 6, ठीक है, 2 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक, 2 ओम हो जाएगा। चलो अब मैं पुराना फॉर्मूला से आता हूँ। ये तो हुआ आपका कि ट्रिक से, ठीक है। ट्रिक को मैं यहाँ शिफ्ट कर दूं, ट्रिक को मैं यहाँ शिफ्ट कर दे रहा हूँ।
अब चलते हैं इस फॉर्मूला से, देखते हैं इस फॉर्मूला से R1 यानी कि 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, ठीक है, और 6 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम लोगे तो 6 हो जाएगा, और ऊपर में ऐड करते जाओगे तो कितना हो जाएगा, 1 + 1 + 1 3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 1/r है तो कोना कोनी गुना कर दो, क्या हो जाएगा, 3r/6 हो जाएगा, r बराबर क्या हो जाएगा, 6/3 हो जाएगा, 3 × 6 यानी कि 2 आंसर दोनों में समान मिला। ट्रिक काम किया कि नहीं किया? सर सीरीज वाले के लिए भी ट्रिक होगा क्या? बिल्कुल सीरीज वाले के लिए भी ट्रिक है। सीरीज वाले में देखो क्या है कि यहाँ पर आपका चेंज था, अगर मान लो सेम ही रहता, 3 ओम ही रहता है ना, आगे शायद है ऐसा क्वेश्चन लिया गया, चलो बता देंगे। चलो यहाँ पर 12 वोल्ट की सप्लाई के साथ 14 ओम और 6 ओम के दो प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो परिपथ का कुल प्रतिरोध होगा। समांतर क्रम में जैसे बोला जाए, आपको क्या करनी है, इमेज ड्रॉ करनी है सबसे पहले, ताकि आपका सवाल गलत ना हो, ठीक है। कितने वोल्ट से जोड़ा जा रहा है भाई साहब? 12 वोल्ट से जोड़ा जा रहा है, कोई नहीं 12 वोल्ट से जोड़ दो। कितना है, एक है आपका 14 ओम और दूसरा 6 ओम, ठीक है। सर यहाँ पर वो ट्रिक लगेगा, नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि दोनों का रेसिस्टेंस चेंज है, अगर समान रहता तब लगेगा। अभी हमारा कौन सा फॉर्मूला लगेगा सर? अभी हमारा पुराना वाला ही फॉर्मूला लगेगा। कौन सा? जो चलता आ रहा है सदियों से, ठीक है। या नहीं तो इसको ये वाला भी लगा सकते हो, आर इक्विवेलेंट वाला भी लगा सकते हो, ठीक है। आर इक्विवेलेंट वाला कौन सा लगाएंगे? आर इक्विवेलेंट वाला कौन सा लगाएंगे? R1 × R2 बट्टे में R1 + R2, है ना। चलो ये भी कर सकते हैं, दो ही है ना, दो के लिए तो कर सकते हैं, क्या दिक्कत है। तो चलो फटाफट से बताओ क्या हो जाएगा। यहाँ पर 6 गुना और 6 प्लस 14 छक्के 84 और बट्टे में 20, और 20 से कट करोगे तो कितना बार में कटेगा जी? 10, और इधर कितना हो जाएगा? 42 × 84, और इस 10 से पॉइंट मार दो, कितना आ जाएगा आंसर? 4.2 आ जाएगा। सर उससे नहीं होगा, 1/r इक्विवेलेंट वाला जो निकालते थे, 1/r1 + 1/r2, यही चीज होगा। एलसीएम जैसे लोगे तो बस यही चीज हो जाएगा, है ना, यही चीज हो जाएगा। करके देखे क्या? देख लो, है ना। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 9 ओम प्रतिरोध वाली तार को 2 गुना कर दिया जाए तो तार के नए प्रतिरोध का गणन कीजिए, ठीक है। ये वही वाला सवाल है जो आपको एक फॉर्मूला बताए थे, R बराबर हमने क्या बताया था, πr²। याद आ गया? फॉर्मूला देखो कैसे यूज होता है ना। तो बाकी सब चीज तो कोई दिक्कत नहीं है। R बराबर क्या हो जाएगा, πr²। पहले तो एक का निकालेंगे जो पहले दिया हुआ उसका, फिर क्या हो रहा है, उसका डबल हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? डबल हो जा रहा है। मान लो कि पहले वाला को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, दूसरा वाला में क्या करते हैं, सब कुछ ऐसे ही रहने देते हैं, और क्या कर रहे हैं, R को डबल कर दे रहे हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर पाए, और इधर कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4r², ठीक है। और 4 को इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, 4 को इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा,
सर हमको तो कुछ नहीं पता, क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा बकलू। देखो यहाँ पर इसी को करो 4πr², कोई दिक्कत यहाँ पर। और इतना सबका आपको वैल्यू पहले से ही दिया हुआ है, तो क्या लिखेंगे 9 ओम बट्टे में 4, और इससे करोगे तो क्या हो जाएगा 2.25 होगा, क्या बताओ होगा, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है 2.2 किलोवाट एवं 220 वोल्ट वाले हीटर का प्रतिरोध कितना होगा। हीटर का भी प्रतिरोध आपसे पूछा जा सकता है, कोई बल्ब दे देगा, ठीक है, फिलामेंट वाला बल्ब दे देगा, उससे पूछ देगा। तो मैं चाहता हूं कि ये क्वेश्चन आप लोग बनाओ, है ना। P यहाँ पर दिया हुआ है, P दिया हुआ है 2.2 किलोवाट, ठीक है। तो यहाँ पर किलोवाट से पहले क्या करना होगा, आपको वाट में चेंज करना होगा। तो वाट में चेंज करने के लिए क्या करोगे, 2.2 को गुना कर दोगे 1000 से, क्या हो जाएगा, एक यहाँ पर पॉइंट हटाने के लिए नीचे में 1 10, तो 1 0 से 1 0 गया, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 2200 वाट हो जाएगा, क्या 2200 वाट, ठीक है ना। भी दिया हुआ है, बिल्कुल सर दिया हुआ है 220, ठीक है। आपको निकालना क्या जनाब, आर निकालना है। तो आर तो निकालना ही आपको पता ही है अभी तक। P बराबर फॉर्मूला हमने बताया, P बराबर V² बट्टा आर। यहाँ से आर को जो है चेंज कर दो, उसके जगह को V² बट्टा P हो जाएगा। V² बोले तो 220 गुना 220 और बट्टे में P का दिया हुआ सर जी कितना 2200, है ना। तो आंसर बता देना कितना होगा। सर कैसे हो जाएगा, जैसे देखो 222 इधर है ना, 222 से 222 कट कर दो, नीचा में कितना बचा, 1 पर 0 10 बचा, है ना। तो 1 0 से यहाँ के 1 0, तो बचा कितना, केवल 22 ओम बचा। राइट आंसर ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। फटाफट से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मास ऑफ एन एटम ऑफ सिल्वर। सिल्वर के एक एटम का जो है आपको क्या कहा जा रहा है, मास फाइंड आउट करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। और हम आपको जो है फॉर्मूला दिए हुए थे, याद कीजिए जब बेसिक क्लास एप्लीकेशन में बता रहे थे तो हमने बताया था मास ऑफ 1 एटम बराबर बताए थे। क्या होता है इसका फॉर्मूला, फटाफट से लिखिए नीचे कमेंट में। एटॉमिक मास और बट्टे में जो एवोगैड्रो नंबर होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, इससे डिवाइड कर दीजिए, आपके जो है आ जाएंगे। तो सिल्वर का जो है एटॉमिक मास कितना होता है, सभी को पता होगी, जल्दी से बताइए कितना होता है, 108। चलो, और उसमें डिवाइड कितना कर देंगे, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 से। और ये 23 जब ऊपर जाएगा तो किस में चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा, क्या माइनस में भेज दो, ठीक है। तो 108 में जो है डिवाइड करना है किससे, 6.022 से, और ऊपर में इंटू में 10 टू द पावर -23 कर दो। चलो जल्दी से बताओ कितना हो जाएगा। कैलकुलेशन करो, यहाँ पर देखो अगर पॉइंट को इधर कर लोगे तब जा करके काटने में अच्छा रहेगा, ठीक है ना। तो एक यहाँ से ये वाला पॉइंट इधर खसकेगा तो बट्टे में आएगा 10, इधर आएगा तो 1 0 माइनस हो जाएगा। काट कूट करके देखिएगा तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, है ना। क्लियर है, सबका आया है इतना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है
द मास ऑफ 9.4 ml ऑफ ए गैस एट STP इज फाउंड टू बी इतना ग्राम, कैलकुलेट द मोलिकुलर मास। देखो 94.5 ml गैस है कोई STP पर, STP का फुल फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। उस पर अगर उसका द्रव्यमान देखा गया है तो 0.2231 ग्राम, ठीक है, 0. कितना है 2231 ग्राम है। तो ये पूछा जा रहा है कि जो है इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा। चलो मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए आपको बताए हुए हैं। मॉलिक्यूलर मास का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से बताओ, फॉर्मूला बताओ। फॉर्मूला नहीं याद रखोगे दिक्कत होगा। मॉलिक्यूलर मास जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, आणविक द्रव्यमान, ठीक है ना। आणविक द्रव्यमान बराबर क्या होता है, मोलर वॉल्यूम, जो कि आपको सवाल में दिया रहेगा, इनटू में डेंसिटी। तो सर जी मोलर वॉल्यूम तो दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो है हम डेंसिटी में क्या ले, तो डेंसिटी, गैस का डेंसिटी निकालना पड़ेगा ना। डेंसिटी ऑफ गैस बराबर क्या होता है, डेंसिटी कैसे हम निकालते हैं, मास बटे वॉल्यूम कर देते हैं, मास बटे में वॉल्यूम। तो मास दिया हुआ है कितना है 0.2231 और बटे में वॉल्यूम कितना दिया हुआ है देख लीजिए आप लोग 94.5। तो ये निकल के आ गया डेंसिटी, है ना। और मोलर वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, मोलर वॉल्यूम तो पता है आपको कि STP पर किसी भी गैस का क्या होता है, मोलर वॉल्यूम कितना होता है 22.4 लीटर होता है, कोई दिक्कत नहीं ना। लेकिन ml में है तो क्या करना है, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा तब जा करके ना, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी गैस का 1 मोल जो होता है, 1 मोल बराबर 1 मोल STP पर कितना होता है 22.4 लीटर होता है वॉल्यूम, ठीक है, किसी भी गैस का। लेकिन हम लोग किस चीज में लेना है, क्योंकि यहाँ ml में है तो लेना किस चीज में है, ml में लेना है। तो 22.4 और इंटू 1000 हो जाएगा ना, तब जाकर के ml में आ जाएगा, ठीक है। तो मोलर वॉल्यूम ये आ गया। तो जल्दी से बताओ अब क्या हो जाएगा, मोलर वॉल्यूम आपका ये आ गया। तो यहाँ पर मोलर वॉल्यूम रखो 22.4 इंटू 1000 और इंटू डेंसिटी, अभी आपने डेंसिटी फाइंड आउट करी है कितना 0.2231 बाय 94.5। तो जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा, ये बताओ। अगर इसको इधर करोगे तो इधर 3 जीरो है और इधर जो है 4 अंक है, फिर भी जो 3 अंक इधर खिसक जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो है काट छाट करके देख लो कितना आ जाता है, इधर 22.4 और इंटू में हो गया कितना 223.1 और बट्टे में 94.5। तो इस पॉइंट को और इस पॉइंट को उड़ा दो, बाकी जितना बचा उसका कैलकुलेशन करके देख लो। कैलकुलेशन करके बाद जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा 52.9 आएगा, ठीक है। आप लोग कर लेना यहाँ पर, क्लियर है ना। मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा, इसको कैलकुलेशन करोगे तो आ जाएगा ना। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, उसके बाद 945 से डिवाइड कर देना, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन ड्रॉप ऑफ वाटर वेइंग 0.5 ग्राम। देखो ये क्वेश्चन को आप ट्रिपल स्टार मार लो, कई बार ये क्वेश्चन नीट में भी पूछा जा चुका है, तो आप लोगों को पूछा जाना अति आवश्यक है क्वेश्चन, है ना। तो चलो देखो, कोई भी चीज का अगर आपको मोलिकुलर मास बोल रहा है तो सबसे पहले उसका तो आपको कंपाउंड याद होना चाहिए। जल का क्या होता है H2O होता है, इसका मोलर मास कितना होता है, ऑक्सीजन का 16 और 2 हाइड्रोजन है तो 18 ग्राम हो गया, क्लियर। इतना तो आपको पता होना चाहिए इसका ग्राम मोलिकुलर मास, ठीक है। अब ये बताओ कोई भी एटम जो है 1 मोल में कितना मॉलिक्यूल होता है, 1 मोल
एटम हो तो उसमें कितना मॉलिक्यूल होता है? एवोगाड्रो नंबर के अनुसार 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो 1 मोल जल बराबर कितना? 18 ग्राम। तो 18 ग्राम जल में कितना मॉलिक्यूल? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बराबर कितना? तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल। क्लियर? इसी प्रकार से 0.05 ग्राम में कितना मॉलिक्यूल बताओ? तो सर जी ऐसा करेंगे, जो हम लोग बचपन में पेन वाला काम करते थे, 1 रुपया में 2 पेन, तो 2 रुपया में कितना पेन, तो वो वाला कर देंगे, इंटू 0.05 और भाग दे देंगे कितना से? 18 से। अगर मान लो इसमें अगर 18 से भाग देंगे तो 1 ग्राम का पता चल जाएगा, और 1 ग्राम का पता चल गया तो इतना से गुना कर देंगे तो इतना ग्राम का आ जाएगा। तो देख लो कितना आंसर आता है, फटाफट से बताओ। 18 से भाग दोगे तो 6 6 3 18, और इधर से आ जाएगा 1, तो 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ रहा है आंसर, फटाक से बताओ। 1.67 इंटू 10 टू द पावर 21। चलो गुड, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। सभी मिलाते चलिए किसका किसका आंसर आया है इतना। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड विल बी ऑब्टेन्ड बाय द हीटिंग ऑफ 4 मोल ऑफ CaCO3। 4 मोल CaCO3 को जब हीट करते हो तो क्या फाउंड आउट करते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड। और कैल्शियम ऑक्साइड का मास आपको बताना है। चलो CaCO3 को क्या करो? हीट करो। हीट का साइन ऐसे होता है, हीट करोगे तो क्या होगा बताओ? कैल्शियम ऑक्साइड CaO प्राप्त होगा, और साथ में क्या होगा? हीट जलाओगे कोई भी चीज को तो धुआं तो उठेगा ही, CO2 क्या होगा? मुक्त हो जाएगा। क्लियर? तो 1 मोल ये बन रहा, नहीं कुछ इसके आगे में है, तो 1 मोल ये बन रहा है, तो 1 मोल ये भी बन रहा है, क्योंकि इसके आगे में भी कुछ नहीं लगा हुआ। चलो कोई दिक्कत? तो 1 मोल ये बन रहा है, तो 1 मोल में कितना ग्राम ये मुक्त हो रहा है? कितना ग्राम? तो कैल्शियम का कितना होता है? 40 होता है, और प्लस में ऑक्सीजन का 16 होता है, तो कितना हो गया? 56। यानी कि 1 मोल CaCO3 को जब हीट किया जाता है तो कितना ग्राम CaO बनता है, यानी कैल्शियम ऑक्साइड बनता है, तो 56 ग्राम बनता है। तो 4 मोल को हीट करेगा तो कितना बनेगा? जब 1 मोल में 56 ग्राम, तो 4 मोल के लिए कितना? 4 गुना 56। जो आंसर आ गया वही हो जाएगा। बताओ कितना आ रहा है? 6 चौके 24 और 5 चौके 20, तो 22। हाँ 224 ग्राम आ गया क्या? बताओ 224 ग्राम आया सबका आंसर? बताए थे उस दिन केमिकल रिएक्शन जब बता रहे थे तो। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ प्योर वाटर। प्योर वाटर का क्या करना है? मोलरिटी आपको फाइंड आउट करनी है। जल्दी से बताओ इसका क्या आंसर होगा। आप लोग जानते होंगे, कई बार आपके ये क्वेश्चन आपके सामने ये आता होगा। मोलरिटी को कैपिटल M से डिनोट किया जाता है। चलो सबसे पहले तो ये बताओ मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? बताओ, मोलरिटी का फॉर्मूला बताया हुआ है ना? कैपिटल M होता है मोलरिटी में। मोलरिटी बराबर क्या होता है? देखो फॉर्मूला जितना याद रहेगा चेला उतना ही बनेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है? मोल ऑफ सॉल्यूट बटे में क्या होता है? मास ऑफ सॉल्वेंट। अगर सॉल्वेंट ग्राम में हो तो यहाँ पर 1000 से गुना कर दो, है ना? क्या दिक्कत है? आ जाएगा आंसर इसी हिसाब से। चलो तो यहाँ पर हमको क्या डेंसिटी दिया हुआ है ना, जल का घनत्व दिया हुआ है, तो वॉल्यूम हमको नहीं दिया हुआ है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या करना है? सबसे पहले डेंसिटी हमने निकाल लिया, तो चलो
डेंसिटी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है डेंसिटी, 1 ग्राम पर ml, क्योंकि ml पर -1 है देखो, तो 1 ग्राम पर ml जो है डेंसिटी है इसका। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि मोल जो है 1000 ग्राम के लिए कितना होगा, क्योंकि ml में है ना, तो 1000 ml का जो मास होगा वो फाइंड आउट कर लो सबसे पहले। एक मिनट, मास ऑफ, क्योंकि मास चाहिए ना, मास ऑफ ml वाटर, वाटर को H2O लिखे तो कोई दिक्कत, बताओ क्या हो जाएगा। अभी हमने बताया वॉल्यूम इनटू डेंसिटी पिछले क्वेश्चन में। वॉल्यूम कितना हमने एज्यूम कर लिया है 1000, तो 1000 लेंगे, इनटू डी अभी आपको बताया गया है कि सर जी एक है क्वेश्चन ही बता दिया, तो कितना हो जाएगा 1000 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, मोल ऑफ वाटर निकालना है ना, बराबर कितना हो जाएगा, अरे गिवन मास बटे मोलिकुलर मास, गिवन मास कितना है 1000 बटे में निकाल लो इसका, 18 से भाग दोगे, 18 से भाग दोगे तो कितना आएगा, बताओ कितना आएगा, $55.55 आएगा सर जी। ठीक है, अब इसको इस पे बैठाओ और डिवाइड करो 1 से, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। तो मोलरिटी कितना आ जाएगा 1 लीटर के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो है हमने ml लिया था, 1000 ml करके देखा था, 1000 ml अर्थात 1 लीटर, 1 लीटर में कितना आ रहा है, इसका मोल कितना आ रहा है, देखो 55.55। तो यहाँ पर बोलोगे सर मोल आ गया तो डिवाइड करके देख लीजिए, तो लो ना, डिवाइड करोगे 55.55 में 1 लीटर, क्योंकि लीटर में लेना है ना मास ऑफ सॉल्वेंट, तो 1 से डिवाइड करोगे तो उतना ही आ जाएगा, है ना। तो राइट आंसर क्या हो गया, सी हो गया। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो, बायोलॉजी से आ गया है। फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, अगर आपको मॉडर्न टर्म ना दे, केवल आपको जेनेटिक्स पूछे, क्या पूछे, केवल जेनेटिक्स पूछे, तो आपको क्या लगाना है, G.J. मेंडल लगाना है। लेकिन मॉडर्न पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, W. बैटसन हो जाएगा। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज हैव सम डिफरेंट कैरेक्टर इज कॉल्ड। मान लो कि सेम ही स्पीसीज है, मान लो कुत्ता से ही आगे वाला बेबी जो है कुत्ता ही बना है, लेकिन उसमें जो पेरेंटल डॉग है उससे जो है चाइल्ड वाले डॉग में कुछ डिफरेंसेस आया हुआ है, कुछ भिन्नता आए हुए हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, हेरिडिटी या वेरिएशन, उसको वेरी गुड वेरिएशन बोलेंगे, है ना। हेरिडिटी क्या होता है, कोई भी कैरेक्टर एक पीढ़ी से जब दूसरे पीढ़ी में जाता है, यानी पेरेंट से जब डॉटर में जाता है कोई भी कैरेक्टर, तो कोई भी कैरेक्टर हो तो उसमें क्या होता है, उसको हम लोग बोलते हैं हेरिडिटी। लेकिन जो कैरेक्टर जाता है पेरेंट से डॉटर में, अगर मान लो कि सेम नहीं हो, ठीक है, सेम नहीं हो, यहाँ पर जो चीज भेजा जा रहा है वहां पर ये चीज नहीं दिखे, डिफरेंसेज आ जाए, तो इसको क्या बोल देते हैं, वेरिएशन बोल देते हैं। और ये दोनों चीज किस में पढ़ते हैं, ये दोनों चीज जेनेटिक्स में पढ़ते हैं, है ना, अनुवांशिकी के अंतर आता है ये दोनों चीज। अगला क्वेश्चन है, फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स एंड केमिकल जेनेटिक्स। फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स एंड केमिकल जेनेटिक्स दोनों कौन है, बताओ। ए गार्ड है, या गरार्ड भी इसको बोलते हैं, ठीक है ना। इन्होंने एक और टर्म क्वाइंट किए हैं, चलो आगे क्वेश्चन ही है, ठीक है। देखो, 1 म्यूटेंट जीन 1 मेटाबॉलिक ब्लॉक। अगर आपका एक जीन म्यूट हो जाते हैं तो अगले जनरेशन में क्या होगा, या बोलो तो जिस नया बोर्न बेबी है उसमें एक जीन जो है वो म्यूटेंट हो गया, तो उसका एक मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो होगा किसी न किसी प्रकार का वो ब्लॉक हो ही जाएगा, उसमें नहीं दिखेगा। मान लो कि किसी का पिताजी देखते होंगे पेरेंट बहुत अच्छे है, लेकिन बेटा जो है क्या हो जा रहा है,
बोल नहीं पा रहा है। डॉटर जो होते हैं, डॉटर मतलब ऐसा नहीं सर बेटी ही, नया जो बनता है उसको डॉटर ही बोलते हैं, ठीक है ना। तो मान लो कि बेबी जो उसका हुआ, अगर वो बोलना बंद कर देता तो दैट मीन्स कि कोई एक जीन जो है वो म्यूट कर गया है, और उस जीन का जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होना चाहिए अगले जनरेशन में, वो क्या हो गया, ब्लॉक हो गया, जिसके कारण ये बोल नहीं पा रहा है। किसने दिया, एगरार्ड ने दिया था, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नीट में बेसिकली 2 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। एक डीएनए में थायमिन 25% है तो यूरासिल की मात्रा होगी। चलो, बहुत बच्चे ने इसका गलत आंसर लगाया है, जबकि डीएनए में हमने बताया था, डीएनए में क्या क्या होता है, 2 प्यूरिन और पैरामिडिन नामक 2 नाइट्रोजिनस बेस होता है, प्यूरिन और पैरामिडिन नामक नाइट्रोजिनस बेस होता है, और इसका जो होते हैं 4 जो होते हैं नाइट्रोजिनस होते हैं, ठीक है, जो बॉन्ड बनाते हैं हाइड्रोजन। कौन कौन होते हैं, एर्निन, थायमिन, ग्वानिन और साइटोसिन। वही अगर आरएनए में बात करें, आरएनए में, तो उसमें भी ये चारों के चारों होते हैं, ए, टी, जी, सी। क्या हमने सही लिखा है, नहीं, क्योंकि थायमिन की जगह पे क्या आ जाता है, यूरासिल आ जाता है आरएनए में, ठीक है ना। आरएनए में क्या होता है, थायमिन नहीं होता है, थायमिन की जगह पे यूरासिल आ जाता है। तो डीएनए में जब यूरासिल होता ही नहीं है तो हम यूरासिल का परसेंटेज कहाँ से फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना। तो इसका आंसर या तो आपके ऑप्शन में 0 रहेगा या नन रहेगा, तो नन रहेगा तो नन पे टिक मारना है, अगर 0 रहे तो सबसे पहले 0 मारना है, ठीक है। 0 अगर ऑप्शन में रहे तो 0 मारना है, क्यों, क्योंकि आरएनए होता ही नहीं। चलो, एक क्वेश्चन हमने फिजिक्स से भी पिन किया था, एक्सप्रेस 90 डिग्री इन रेडियन। रेडियन में 90 डिग्री एंगल को आपको बताना पड़ेगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। जब आपको हमने बताया था फिजिकल क्वांटिटी, फिजिक्स में जब बेसिक पढ़ा रहा था, तो वहां पर हमने बताया था कि 2 ऐसे क्वांटिटी है, जैसे रेडियन हो गया, ठीक है। आप लोग बताइएगा किसका यूनिट रेडियन होता है। तो रेडियन में 90 डिग्री को एक्सप्रेस करना है ना, पाई बराबर कितना होता है, सॉरी इस ऐसे पाई लिखते हैं ना, पाई बराबर कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो 90 डिग्री लिखा हुआ है, तो 180/2 करेंगे तो आ जाएगा ना 90 डिग्री, तो पाई/2 करेंगे तो आ जाएगा 90 डिग्री, है ना। पाई/2 बराबर 90 डिग्री, इसी को दिखाना है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो दोस्तों, आपके 11 क्वेश्चंस जो टेस्ट में दिए गए थे उनका मैंने सॉल्यूशन कर दिया। अब आप लोग कमेंट पे बताओ किसका मैक्सिमम नंबर आया है। सब अपने अपने नंबर को जो है यहाँ पर नीचे कमेंट में बताइए। बाकी फिर अब आपको मिलेंगे हम, होली के बाद आपकी क्लासेस होगी, पेड कोर्स में आप लोगों को नोट्स प्रॉपर मिलते रहेगी, होली तक भी या होली के बाद भी। बाकी जो क्लासेज यूट्यूब पर जो क्लासेज होगी वो होली के बाद होगी।